नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Student, today inshallah we are going to start very important chapter, and I think this is the most typical chapter of part B. आपका जो पार्ट बी है, सेक्शन बी जिसको हम कहते हैं, उसमें ये मैं समझता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल चैप्टर। और इस चैप्टर में फिलहाल एक अच्छी बात ये है कि जो स्टूडेंट का फीडबैक है, अकॉर्डिंग टू फीडबैक, कि इस चैप्टर पे अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मेरे पास फीडबैक है एमटीक्यूज नहीं आता, तो ये एक अच्छा साइन है, ताकि हम जो है वो इस चैप्टर को इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम इस लेवल पे आपको कवर करना चाहिए उसको इंशाल्लाह कवर करें। एमसीक्यूज आते और इसके एमसीक्यूज भी बहुत टेक्निकल होते हैं, और इस चैप्टर में मैं आप सबसे कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा एक तो बीच में किसी का ऑफ नहीं हो। जैसे आज स्टार्ट किया है, डेफिनेटली कल हो सकता है कल भी ये कंप्लीट ना हो। ये तो मैं सिचुएशन देखूंगा, आज की क्लास में कितना कवर हुआ, कल कितना पढ़ा हमने, मे बी इसको मुझे सैटरडे में कंटिन्यू करना पड़े। तो कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक के दौरान किसी की ऑफ ना हो क्लास। दूसरी बात ये है, जब मैं समझाऊं तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और बाद में इसको कॉपी कर लेना। बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11, दिस वन। इसके बाद आप देख रहे हैं ये सब हाईलाइट हुए हुए। इस चैप्टर के बाद सिर्फ सेक्शन बी का एक ही चैप्टर है, और जिसका नाम है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। अच्छा, अब ये हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, बेसिकली ये चैप्टर वैसे तो इतना लेंथी नहीं है। अभी मैंने कहा है ये टेक्निकल है, टिपिकल है, लेंथी नहीं है। इसमें एक ही एडजस्टमेंट है और बैड डेट्स की। ये चैप्टर मैं डिफरेंट बुक्स में देखता हूँ, मतलब डिफरेंट जो हमारी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, लाइक सीए, लाइक एसीसीए, लाइक एनी अदर क्वालिफिकेशन जहाँ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी पढ़ाई जाए, तो हर अकाउंटिंग बॉडी अपने हिसाब से इस चैप्टर को एक नाम देती है। जैसे आईकेएफ वाले कहते हैं इसको बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। डाउटफुल का मतलब होता है मशकूक, जिस पे शक हो। और डेट का मतलब होता है कर्जा, DEBT। बी यहाँ पे साइलेंट होता है, बी नहीं पढ़ा जाता। दिस इज नॉट डेप्ट, दिस इज डेट। बी साइलेंट है। डेट आपको पता है इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाबेट साइलेंट होते हैं, तो यहाँ डेट्स क्योंकि एस बी है, डेट्स का मतलब कर्जे, बैड डेट्स बुरे कर्जे। एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल, रिसीवेबल के अलाउंस बनाना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इन सब का एक ही मतलब है। अब ये बैड डेट्स क्या है? बेसिकली जैसे बी कॉम में ये चैप्टर जब हम पढ़ाते हैं, तो बी कॉम में इस चैप्टर को कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। वहां क्या नाम दिया जाता है? अकाउंट रिसीवेबल। बाकायदा बी कॉम के अगर आप पेपर देखें, उसमें सवाल के साथ अक्सर टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ होता है। जैसे ये डेप्रिसिएशन का सवाल है बीकॉम में, तो सवाल के साथ क्या लिखा हुआ होता है? डेप्रिसिएशन। तो इस सवाल के साथ वहां क्या लिखा हुआ होता है? अकाउंट रिसीवेबल। अभी मैंने कहा आईकेएफ वाले कहते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट, शायद एसीसी की बुक में लिखा होता है रिसीवेबल्स एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है बैड डेट्स एंड
अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल, इसका ताल्लुक रिसीवेबल से है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि आज के दौर में बिजनेस ज्यादातर जो हो रहा है वो क्रेडिट पे हो रहा है, यानी उधार पे। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं कि आज के दौर में बिजनेस, तो हमारी मुराद छोटे लेवल पे बिजनेस की नहीं होती, कॉर्पोरेट लेवल पे। हम और आप जहाँ रहते हैं, हमारे और आपके इलाके में बहुत सारी दुकानें होती है जहाँ से हम डेली बेसिस पे बहुत सारी परचेजिंग करते हैं, लेकिन वो सारा नॉर्मली किस पे चल रहा होता है? कैश पे। आप ऊपर कैंटीन जाते हैं, आपको लंच करना होता है, आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये सीएनजी पंप के साथ सर्विस रोड पे कुछ फूड स्ट्रीट छोटी सी बनी हुई है, 2-3 फास्ट फूड की शॉप से, एक आध होटल बना हुआ है, एक आध बिरयानी वाला है, 2 बिरयानी वाले शायद। तो ये सब किस पे बिजनेस करते हैं? ये तो कैश पे। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी जो आपस में ट्रांजेक्शन है, ये सारी किस पे हो रही होती है? क्रेडिट पे, यानी उधार पे। अच्छा, अब क्रेडिट पे सेल करना ये मसला नहीं होता, बल्कि क्रेडिट पे सेल करना तो एक तरीके से कस्टमर को फैसिलिटेट करना है, और कस्टमर ज्यादा आते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं, 2 कॉम्पिटिटर की आपस में बिल्कुल एक साथ दुकानें हो, बहुत सही जगहों पे होती है, बहुत सारी प्रोडक्ट, आप उर्दू बाजार चले जाएं, सब स्टेशनरी की बुक्स ये चीजें बेच रहे हैं, कपड़ा मार्केट चले जाए सब कपड़े बेच रहे होंगे, फ्रूट मार्केट चले जाए सब फ्रूट बेच रहे होते। 2 कॉम्पिटिटर एक साथ हो, एक कैश पे बेचता हो, दूसरा क्रेडिट पे बेचता हो, कस्टमर किसके पास ज्यादा जाएगा? क्रेडिट वाले के पास। कस्टमर बोलेगा कि यार ये तो 45 डेज का टाइम देता है, ये तो 2 महीने का क्रेडिट देता है, ये तो फ्लेक्सिबल है यार, मतलब 2 महीने बाद पैसे देने। ज्यादा कस्टमर की लाइन किसके पास लगेगी? लेकिन जो कंपनी जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल क्रेडिट का ऑप्शन देती है, उस कंपनी को पैसे कलेक्ट करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। भाई जो बंदा कैश पे काम करता है, ये टॉपिक उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक उसके लिए जिसके पास रिसीवेबल हो। रिसीवेबल किसके पास होते हैं? जो क्रेडिट पे सेल करता है। जो कैश पे सेल करता है, क्या वो रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकता है? अक्सर शॉप पे लिखा हुआ होता है, एक छोटी सी जो है ना, सम टाइम पे तख्ती लगी हुई होती है, या एक डिस्प्ले किया हुआ होता है, नो क्रेडिट ओनली कैश, उधार एक जादू है, हम आपको देंगे तो आप गायब हो जाएंगे, और हम आपको खोना नहीं चाहते। इस टाइप के जुमले पढ़े हमने, उधार मांग कर शर्मिंदा ना करे। ये बड़ी कुछ वर्डिंग्स है जो खासतौर पर छोटे मोटे दुकानदार अपनी दुकानों पे, इवन मैं अक्सर ये टॉपिक जब नॉर्थ कैंपस में पढ़ाता हूँ ना, तो नॉर्थ कैंपस तो हमारा एक छोटा सा मतलब बेंगलो बना हुआ है, उसी के अंदर 4 क्लासरूम है, सिर्फ 5 है, लेकिन एक वो है उस पर क्लासेस नहीं होती, वो वैसे स्टडी रूम बना हुआ है, वहाँ सच कोई मेरे ख्याल स्प्लिट वगैरह भी शायद नहीं है, वो ऐसे ही जनरल रूम है, 4 क्लासरूम है, छोटी सी कैंटीन है। मतलब छोटी सी मुराद आप समझ लीजिए शायद ये भी ज्यादा एरिया है कि अगर मैं इतना एरिया कर लूँ, ठीक है ना, मैक्सिमम ये एरिया है कैंटीन का, ठीक है ना। तो वहाँ जो कैंटीन है छोटी सी, उस पे एक छोटी सी स्लिप यहाँ पे लगी हुई, प्रिंट आउट लगा हुआ है, जैसे कस्टमर इस तरफ से आता है, ये काउंटर है, बस यही लोकेशन है इतनी सी। तो वहां पे लिखा हुआ है नो क्रेडिट, उधार बंद है, इस तरह कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ है, और इंग्लिश पे जुमला लिखा हुआ है नो क्रेडिट। इसका क्या मतलब है? उधार नहीं है। बहुत सारे लोग करते, लेकिन जब बड़े लेवल पे हम काम करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, आप लोग कल को इंशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनीज के इंशाल्लाह मैनेजर होंगे, तो आप वहां देखेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी से जब बिजनेस करती है, तो वो सारा किस पे होता है? क्रेडिट पे। मैं था, हमारे कितने कस्टमर थे? 500 प्लस। हम किस पे बेचते थे? क्रेडिट पे। हम परचेजिंग चाहे बाहर से करते थे, चाहे हम लोकल परचेजिंग करते थे,
वो हम परचेजिंग भी किस पे कर रहे होते थे, क्रेडिट पे। तो आपका जो ऑलमोस्ट बिजनेस है वो किस पे चल रहा होता है, क्रेडिट पे। जब आप क्रेडिट पे बिजनेस करते हैं ना, तो फिर उस पैसों को रिकवर करना ये भी एक आर्ट होता है, ये भी आपके लिए एक चैलेंज होता है, ये भी आपके लिए एक टास्क होता है। और रिकवरी डिपार्टमेंट कोशिश तो यही करेगा कि 100% रिकवरी हो, लेकिन लेकिन याद रखना, ये बिजनेस में बड़ा कॉमन है कि जब आपके बहुत सारे कस्टमर हो, हजारों कस्टमर हो, 500 प्लस कस्टमर हो, वहां पे खुदा ना खास्ता एक आध कस्टमर, दो चार कस्टमर फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ सकते हैं, बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं, कस्टमर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से शायद वो आपके पैसे आपको पे ना कर पाए। तो वो जो पैसा आपने उससे लेना है, जो कर्जा आपने उसको दिया है, वो डेट्स जिसको कर्जा कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू बेड, यानी वो कर्जा बन जाता है बुरा कर्जा। क्या बन जाता है? तो बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स, बेसिकली दो चीजें हैं। बैड डेट्स को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाके समझाऊंगा, थोड़ा सा मैं इसको अगर लिखूं ना, तो अभी मैं कहता था ना आई कैप में जो कवर किया इस चैप्टर को, वो कहता है बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये वाला एरिया जो है ना वो बैड कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बैड। और ये वाला एरिया क्या कहलाता है, डाउटफुल। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। Basically, there are two types. Number one is bad debts, and number two is doubtful debts. Bad debt मतलब बुरा कर्जा, doubtful debt मशकूक कर्जा। Bad and doubtful debts बुरे और मशकूक कर्जे, बुरे और मशकूक कर्जे। अगेन आई रिपीट, अभी मैंने कहा कि अगर कोई बंदा बिजनेस करता है सिर्फ कैश पे, क्या उसके लिए ये टॉपिक है? ये टॉपिक कौन से बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेस किस पे करता है? अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, हर कंपनी की अपनी क्रेडिट पॉलिसी होती है। कुछ लोग 30 डेज का क्रेडिट देते, कुछ लोग 45 डेज का, कुछ लोग 60 डेज का, कुछ लोग 80 डेज का। नॉर्मली 2 से 3 महीने मैक्सिमम टाइम होता है। ये कंपनी टू कंपनी डेज वेरी कर रहे होते हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए अक्सर मैं पहले एक डेमो देता हूं बच्चों को, कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं। इसमें असल में ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले तो एक बात यहां पे ध्यान में रखिए कि हम जब क्रेडिट पे सेल करते हैं, डबल एंट्री क्या बनाते हैं? शाहनवाज पता है आपको क्या एंट्री बनती है? सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अच्छा, मैं कुछ चीजें लिखूंगा और आपने इसको गौर से देखना है। मैंने यहाँ पे लिखा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹500,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹500,000। क्या डबल एंट्री बताइए शाहनवाज ने? सर अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा नहीं सर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, राइट। इन्होंने कहा कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 500,000, और सेल्स को क्या कर दिया कितने से? 5 लाख रुपए। अच्छा, यहां एक बात सुनिएगा गौर से कि ये तो सेल्स की एंट्री है। वी कैन से दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ स्टार्ट किसको कहेंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अब पैसा मिल गया या मिलना है? अच्छा, आगे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव
फ्रॉम कस्टमर रुपीस 300,000, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, गॉट इट? आजम मालूम? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, ये मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं और इसमें मैं अभी कुछ वैल्यू एडिशन पे भी जाऊंगा। और इसमें देखिए, वैल्यू एडिशन से मुराद ये है कि मैं अभी यहाँ पे कुछ चीजें ऊपर ही मैंने 2-3 लाइनें होल्ड की है, इसकी में यहाँ कुछ लिखना है मुझे। नंबर 1 में यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं Jan 1, 2020, ये 2020 की ट्रांजेक्शन है। Jan 1, 2020 को पहले से अकाउंट रिसीवेबल का एक बैलेंस मौजूद था। क्या साल के शुरू में रिसीवेबल होता है? नहीं तो कुछ ना कुछ, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का। सपोज कर लेते साल के शुरू में देयर इज अ रिसीवेबल ऑफ रुपीस 4 लाख। कितने का रिसीवेबल हाजा मौजूद? 4 लाख। ये बताओ रिसीवेबल की नेचर क्या है? वेरी गुड, एसेट होने की वजह से ये बैलेंस किस तरफ होता है? एब्सोल्युटली राइट। 4 लाख रुपए डेबिट बिकॉज हाजा योर एसेट, कुल्लू एसेट। रिसीवेबल, यू आर इंटाइटल्ड टू रिसीव, हाजा योर एसेट। अब बात ये है, एक अकाउंट होता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, अब आपने घबराना नहीं है, तब्दीली आ रही है। एक अकाउंट होता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या नाम होता है? अलाउंस फॉर DOU, ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, डाउटफुल, राइट? तो अलाउंस फॉर DOU beautiful debts. What is allowance for doubtful debts? Contra asset, absolutely right. Now what is contra asset? जो asset को बढ़ाए या कम करे? asset को, देखिए एक मिसाल लेता हूं, हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको कुछ लोग लिखते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कुल्लू से। तो बात ये है, वो कॉन्ट्रा एसेट है, वो एसेट को कम करता था, नॉन करंट एसेट को, ये करंट एसेट को कम करता है। क्या नाम है इसका एसेट का? हाँ, अब ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कितने पैसों पे आपको डाउट है। दिस मैन जो है ना, सम टाइम एक सर्टेन परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 5%। 4 लाख का 5% होता है 20,000 रुपए। 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। तो 5% कितना होगा? मैंने कहा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट था मेरे पास 20,000 रुपए। साल के शुरू में कितना था? मतलब साल के शुरू में कितना रिसीवेबल है मेरे पास? नहीं, टोटल रिसीवेबल कितना है? उस 4 लाख के रिसीवेबल पे क्या मुझे कुछ डाउट है? कितने पैसों पे डाउट है? हाँ, मुझे लग रहा है कि यार ये 4 लाख में से ना, देखो इंसान को पता होता है कुछ ना कुछ डूब जाएगा, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, या कुछ कस्टमर्स के बिहेवियर से आपको लगता है द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। आपके मिलाए हुए कस्टमर ने अपना मोबाइल बंद किया हुआ है, तो आप समझ जाते हैं कि शायद कुछ क्वेश्चन मार्क्स नजर आ रहे, शायद मुझे पूरा पैसा रिसीव, समहाउ आप सर्टेन परसेंटेज, ये एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल नहीं होती। बहुत सारी बातें हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, एस्टिमेट हमारे फ्रीक्वेंटली क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो बहरहाल इन्होंने एस्टिमेशन के तौर पे कितना डाउटफुल का एक अलाउंस बनाया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग इसको लिखते हैं, मैं आईकेप में पढ़ाता हूँ ना, तो आईकेप इसको लिखता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या लिखता है? एक ही बात है, कुल्लू से प्रोविजन, पहले से तस्वुर बना लो, विजन कर लो, प्रोविजन किसके लिए? फॉर
डाउटफुल कर्जा, मशकूक कर्जा, डाउटफुल डेट्स। एक विजन बना लो कि शायद इतना डूब जाएगा। वक्त और हालात आपको सब कुछ सिखा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं कि क्या चीज आपके लिए मतलब डाउटफुल है। अब ये पैसा मिलने का चांस है या मिलने का नहीं चांस है? एसेट बढ़ रहा है या एसेट कम हो रहा है? एसेट बढ़ता है तो कम होता है तो इसका बैलेंस किस तरफ होगा, डेबिट या क्रेडिट? हाजा क्रेडिट नेचर, क्या नेचर है इसकी? एंड हाजा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट। हाजा एसेट और कॉन्ट्रा एसेट में कॉन्ट्रा कोई भी अकाउंट हो ना, इसका मतलब होता है वो उसके रिवर्स साइड पे। जैसे मैं अगर परचेज करता हूं, परचेज की नेचर क्या बताइए? एक्सपेंस। परचेज की नेचर, मैंने एक चीज खरीदी, मेरा एक्सपेंस, 2-3 बार मैंने वो वापस कर दी, मेरा एक्सपेंस। परचेज रिटर्न, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, आधा कॉन्ट्रा एक्सपेंस, जो मेरे एक्सपेंस को ऑनर पिछली में पैसा लगाता है, क्या बोलते हैं? कैपिटल। ऑनर पैसे घर पे ले जाए पर्सन यूज के लिए, कॉन्ट्रा कैपिटल। पैसा लगाता है, कैपिटल बढ़ता है, घर पे ले जाता है, कैपिटल, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कम होता है ड्राइंग ऑलवेज डेबिटेड। परचेज, खरीदते हो, एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, परचेज रिटर्न ऑलवेज बी क्रेडिटेड। सेल इनकम बढ़ती है, क्रेडिट, सेल रिटर्न कॉन्ट्रा इनकम, इनकम कम हो जाती है, डेबिट। तो ये दो टाइटल जो है ना इस टॉपिक में, इस टॉपिक की जान है, इस टॉपिक की शान है, इस टॉपिक की मान है, इस टॉपिक की जान, इस टॉपिक की पहचान। ये दो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं। नंबर 1 इज अकाउंट रिसीवेबल, बाय नेचर एसेट, बाय डिफॉल्ट बैलेंस ऑन द, ये बातें बहुत अच्छी तरीके पता होनी चाहिए। नंबर 2 अलाउंस फॉर, कुछ लोग बोलते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, accumulated doubtful debt, accumulated bad debts, kullu jais, kullu same, right? तो ये प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, एसेट या कॉन्ट्रा एसेट, बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस या क्रेडिट, एसेट को बढ़ाता है या कम करता है। इसका मतलब है सपोज करें ये हम बात कर रहे हैं किसी एबीसी ट्रेडर्स की, किसकी बात कर रहे हैं? मैं जरा यहाँ पे कुछ नाम शाम में लिख दूं। एक प्रॉपर हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं और हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? एबीसी ट्रेडर्स। और ये हम बात कर रहे हैं कौन सी डेट की, कौन से साल की? 2020। हैप्पी न्यू ईयर जनवरी 2020। एबीसी ट्रेडर्स के पास कितना रिसीवेबल आ रहा है? 4 लाख। क्या कुछ डाउट है उनको 4 लाख से? इन्होंने बोला यार ऑन एवरेज 5%, 20,000, 4 लाख का 5%। इन्होंने एक अलाउंस बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? अलाउंस का मतलब होता है एक एंट्री बनती है, मैं एंट्री सिखाऊंगा। अपना एक माइंड में एक अदद क्या बना दिया? प्रोविजन, अलाउंस। अब इनको लग रहा है नेट ऑफ 4 लाख माइनस कितना नेट ऑफ रिसीवेबल नजर आ रहा है? वेरी गुड, कितना नजर आ रहा है? ये कहानी कौन सी तारीख की कहानी है? Jan 1 2020। आगे बढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 2020 का सफर तय किया। अब 2020 की ओवरऑल ट्रांजेक्शन आपके सामने रिकॉर्ड करूं। ओवरऑल का मतलब क्या सेल साल में एक मर्तबा की है? सेल साल में पता नहीं कितनी मर्तबा की है, ये मैंने ओवरऑल सेल बताई है। कितनी सेल और हुई इस साल क्रेडिट पे? वेरी गुड। साल के शुरू में ग्रॉस, नेट नहीं पूछ रहा हूं, ग्रॉस कितना रिसीवेबल? वेरी गुड। ग्रॉस कितना रिसीवेबल था? 4 लाख के बाद कितने की सेल की? कितना रिसीवेबल हो गया? 9 लाख में से कस्टमर ने कितना कैश दिया? अभी भी कितना रहता है? आगे चलते, अब मैं और ट्रांजेक्शन स्पेड करूंगा और मैंने रिक्वेस्ट की है, मैं आपको थोड़ा समय दूंगा कॉपी करने का, कोशिश करें कि ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अच्छा भाई, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ₹2.5 लाख, क्या एंट्री बनाएंगे? ओके, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल कितने से? बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल, अभी तो सारा बिजनेस किस पे कर रहे हैं? हाजा कुल्लू क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा अब एक बात बताएं कि आपके पास साल के शुरू में कितना रिसीवेबल था? उसके बाद कितने की सेल और की? कितने का रिसीवेबल हो गया था? 9 लाख में से कितना कैश आ गया था? कितना रिसीवेबल बच गया था? फिर कितने का चेक आ गया? कितना बच गया? 3.5 लाख। उसके बाद सपोज कर लेते हैं कि 10,000 रुपए का माल वापस आ गया, अब कितना बच गया? 3,40,000। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि 3,40,000 रुपए क्या एक बंदे से ले लें? बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। 3,40,000 के लिए बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, सपोज कर लेते हैं वन ऑफ दी कस्टमर है आपका, वन ऑफ दी कस्टमर है आपका, और उस कस्टमर से आपने सपोज कर लेते हैं रिसीव करने हैं कोई 25,000 रुपए। कितने लेने थे? उस कस्टमर के साथ अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ, और वैसे भी ये 2020 है, 2020 आपको पता कोविड का साल था, और 2020 में बहुत सारे लोग बेचारे फाइनेंशियल क्राइसिस में आए। अब वो कस्टमर आपको 25,000 रुपए पे अनएबल टू पे, अब आपको फातिया पढ़नी है, यानी वो 25,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। अ कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट, बैंकरप्ट समझते? उसका दिवालिया हो गया। क्या हो गया उसका? दिवालिया, समझते? मतलब वो डिफॉल्ट कर गया है, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है हैज गॉन बैंकरप्ट, इसके पास कुछ भी अब नहीं है, अनएबल टू। आप अपने पैसों की क्या पढ़ लो? फातिया पढ़ लो। ये पैसे आपको, अब ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। सिचुएशन कुछ ऐसे लिखी हुई होती है, इधर देखिएगा, सिचुएशन कुछ ऐसे लिखी हुई होगी कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, क्या लिखा हुआ होता है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। आपके कुछ कर्जे हैं जो नौबत कहा था, क्या करने की नौबत आ गई है? राइट ऑफ। कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ ₹20। अब आप देखिए, अगर आप गौर से देखिए बोर्ड पे तकरीबन 1 2 3 4 सिलो कितनी ट्रांजेक्शन मौजूद है? 4।
इन चारों ट्रांजेक्शन में एक चीज कॉमन है, क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल बढ़ा तो डेबिट, सेल करते हैं तो रिसीवेबल, कैश मिलता है तो रिसीवेबल, चेक मिलता है तो रिसीवेबल, माल वापस आ जाए तो रिसीवेबल। अब ये बताओ, एक कस्टमर आपका बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अनेबल टू पे की कंडीशन पे आ गया, क्या ये कस्टमर आपको पे कर सकता है या नहीं? क्या आपको ये पैसा मिलेगा? अब आपको इस पैसे को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब ये है, क्या रिसीवेबल को बढ़ाना है या कम करना है? रिसीवेबल को, रिसीवेबल की नेचर एसेट व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बी, सो वी नीड टू रिकॉर्ड अगेन अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। मैंने अभी क्रेडिट पे बात की, कौन से टाइटल को मैंने भी फोकस नहीं किया? डेबिट वाले टाइटल को। कौन से टाइटल को? डेबिट पे होगा बैड डेट एक्सपेंस, हाजा योर एक्सपेंस। अब ये आपके लिए क्या बन गया है? एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से आपने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया? 25,000। देखिए अब ये बैक टू बैक मैं चौथी ट्रांजेक्शन देख रहा हूं जिसपे रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है। वैसे तो 5 रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन रिसीवेबल क्रेडिट कितनी ट्रांजेक्शन में हुआ? रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट। बैक टू बैक कितनी ट्रांजेक्शन में रिसीवेबल क्रेडिट हुआ? 4। बेसिकली कोई भी टाइटल डेबिट हो या कोई भी टाइटल क्रेडिट हो, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई रीजन होती है। पहली मर्तबा रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, कैश आ गया था जेब में। दूसरी मर्तबा रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, चेक आ गया था। तीसरी मर्तबा रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, माल वापस आ गया था, सेल रिटर्न। लेकिन चौथी मर्तबा ना तो वो कस्टमर आपको कैश दे सकता है, ना वो आपको चेक दे सकता है, ना माल पड़ा हुआ है, आपका माल भी वापस नहीं कर सकता। उसको बेचारे को बिजनेस में हैवी लॉसेस हो गए, अनेबल टू पे। अभी आप देखिए ना, अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखे। इन दिनों में हमने कितने वाकयात सुने, खास तौर पे सबसे मेजर मैं समझता हूँ कोऑपरेटिव मार्केट का जो हादसा हुआ है। वहां अगर आपको तो शायद नहीं पता होगा, मैं 2-3 दफा इवन इत्तेफाक था, मैंने शायद बताया भी था कि जिस वक्त ये वाकया हुआ तो इत्तेफाक से मैं रात को वहां से गुजरा हूँ वापसी में। तो मुझे नहीं पता था कि ये मतलब वहां से गुजरा हूं, तो मैंने देखा बहुत ज्यादा रश। हालांकि इतवार का दिन, रात का टाइम, सन्नाटा होता है वहां पे और रोड बंद। इवन मैं तो वहां से गुजर रहा था तो वो नॉर्मल मेरा रूट था, अब्दुल्ला रोड जो कोऑपरेटिव वाला है। तो मैं आई थिंक क्लिफ्टन साइड से आ रहा था, तो एकदम मैं उस तरफ जब जाने लगा तो वहां पे पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो मतलब बजाय आपको वो उस रोड से पहले ही ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट जो कि वन वे है, उस वन वे को 2 वे चला रहे थे। मैंने पता नहीं क्या हो गया, आगे ये 2 वे चला रहे हैं वन वे को, आगे रोड पता नहीं क्या। जब मैं वहां से निकल के उस रोड की तरफ से जाने लगा तो वहां बहुत बाइकें खड़ी हुई, गाड़ियां खड़ी हुई, मीडिया की गाड़ियां खड़ी हुई। फिर मुझे पता लगा कि हाँ कुछ समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। और फिर बाद में सब्सिक्वेंटली जब चीजें सामने आई तो बेचारों का ठीक ठाक लॉस हुआ है। तो अब बात ये है कि बास बेचारे इतने ज्यादा परेशानी में आते हैं, अल्लाह सबकी आसानी करे, तो वो नहीं पता होता। अब ये कस्टमर आपको पैसे नहीं दे सकता, ना तो कैश दे सकता है, ना तो चेक दे सकता है, ना इसके पास माल पड़ा हुआ है, आपका माल भी वापस। अब कुछ भी नहीं है, आप इसको अपना बिजनेस का लॉस, बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। और कारोबार में ये होता है, देखिए बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस नो डाउट हम कहते हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन है टू मेक अ प्रॉफिट। बिजनेस के बारे में कहा जाता है आपकी वो एक्टिविटीज, आपकी वो परफॉर्मेंस, आपके वो काम जहाँ पे आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक प्रॉफिट, वो आपके लिए क्या बन जाते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस बेसिकली प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, लेकिन कारोबार में हमेशा वक्त एक जैसा, अप्स एंड डाउन आते हैं, प्लस माइनस होता है। इवन बस ये मैंने कहा आपको, ये इंशाल्लाह हमारे जो सिलेबस का सेक्शन बी ऑलमोस्ट एंड पर है और मैं होपफुल हूं कि बाय दिस वीकेंड ये 2 चैप्टर आपसे डिस्कस करूं, बैड डेट्स और एक्रूवल। ये बैड डेट्स भी एडजस्टमेंट है, एक्रूवल भी एडजस्टमेंट है, प्री पेमेंट वो भी एडजस्टमेंट है। तो इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीक डेफिनेटली वी विल स्टार्ट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में जब हम सवाल अटेम्प्ट करेंगे ना, इसकी रिक्वायरमेंट होती है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। कारोबार में प्रॉफिट भी आ सकता है, हम उसका आंसर चेक करेंगे, आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो हम क्या कहेंगे,
और अगर नेगेटिव आएगा तो अभी मैं लास्ट आई गेस यस कंफर्म संडे को क्लास दे रहा था ऑनलाइन घर से, और वहां मैं फाइनल अकाउंट पढ़ा रहा था। तो सवाल जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे नहीं पता था कि इसका लॉस आ जाएगा। हमने जब उसको सॉल्व किया तो शुरू में तो प्रॉफिट नजर आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट था उसका, आखिर में उसके एक्सपेंस इतने ज्यादा हो गए कि उसका आंसर माइनस में आ गया। तो हमने क्या बोला, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? नेट लॉस। तो कारोबार ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव टू मेक अ प्रॉफिट होता है, बट हमेशा वक्त और हालात एक जैसे नहीं होते। जैसा हम अक्सर कहते हैं, अभी खास तौर पे कोविड सिचुएशन आपने देखी, लोगों के बिजनेस पे बहुत ज्यादा, कुछ तो स्पेशली कुछ ऐसे खास तौर पे एरियाज थे जहां पे बहुत ज्यादा डाउनवर्ड आया। तो देखिए अब ये 25,000 रुपए कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट अनएबल टू पे, आपने क्या एंट्री बना दी, बैड डेट एक्सप्रेस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। मतलब ये आपने ना तो कैश मिला, ना कैश डेबिट हुआ, ना चेक मिला, ना बैंक डेबिट हुआ, ना माल वापस मिला, ना सेल रिटर्न डेबिट हुआ, रादर देन आपने इसको अपने बिजनेस का एक्सपेंस, एक लॉस ट्रीट कर दिया। अब ये बताएं सिचुएशन के मुताबिक कितना रिसीवेबल रह गया? 3 लाख, एब्सोल्युटली राइट। अब मैं अपनी गुफ्तगू को कोशिश कर रहा हूं इख्तितामी लम्हात की तरफ लेके जा रहा हूं। अब 3,15,000 में से 15,000 रुपए एक बंदे से लेने थे और उस बंदे को आपने डिस्काउंट दे दिया। 15,000 का आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। जब आप किसी को डिस्काउंट दे देंगे तो रिसीवेबल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो रिसीवेबल कम हो रहा है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। तो अब मैंने यहां पे लिखा डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, चलो एक से ज्यादा को दिए कस्टमर्स कर दो रुपीस। ये पूरे साल के दौरान ये सारी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करूं, ये पूरे साल के दौरान कितने की सेल हुई? 5 लाख। पूरे साल के दौरान कितना कैश मिला? 3 लाख। पूरे साल के दौरान कितना चेक मिला? 2.5 लाख। पहले से कितना रिसीवेबल मौजूद था? 4 लाख। पूरे साल में कितना माल वापस आया डिफेक्टिव? 10,000। पूरे साल में एक ही बंदा ऐसा आया जिसको हमने क्या करना पड़ा? राइट ऑफ। पूरे साल में कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दूंगा तो रिसीवेबल की नेचर एसेट व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बी एसेट, तो आपका क्रेडिट हो गया 15,000 रुपए से। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री, तो डेबिट क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं, डिस्काउंट एक्सपेंस भी कहते हैं, सेल डिस्काउंट भी कहते हैं, कुल्लू जायज, आपकी मर्जी है, कोई भी टाइटल आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि रिसीवेबल कितने लाख पे पहुंच गए? 300,000 रिसीवेबल। अब एक एंट्री बनेगी, लेकिन आपने थोड़ा सब्र रखना होगा। उस एंट्री से पहले कुछ लेजर बनाऊंगा और एक ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड करूंगा। अभी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं और मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि टू मेंटेन क्या लिखा है? टू मेंटेन अलाउंस फॉर DOU beautiful, not beautiful, this is doubtful. तो DOU beautiful debts at 10% तब्दीली आ गई है। इनिशियली इट वाज 5%, नाउ दिस इज 10%, तब्दीली आ सकती है, राइट। पहले मैंने ओपनिंग पे 5% रखा है, 4 लाख रुपए रिसीवेबल, 4 लाख का 5% कितना होता है? ठीक है ना, 20,000। अब तब्दीली आ गई है, इसके डाउटफुल बढ़ रहे हैं, इसको लग रहा है कि इस मरतबा कितना डाउटफुल है?
बिकॉज के 2020 कौन सा साल गुजरा है, कोविड का साल गुजरा है, तो भाई उस साल तो बहुत सारे लोगों के डाउटफुल बढ़ गए, तो दैट्स वाई इन्होंने कर दिया इसको 10%। गॉट इट। अब 2 टी अकाउंट बना रहा हूं इस टॉपिक में, टी अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 2 टी अकाउंट बना रहा हूं आपने बहुत ही गौर से इनको देखना है और घबराना नहीं है आपने। ये 2 टी अकाउंट इस टॉपिक की जान, इस टॉपिक की मान, इस टॉपिक की शान, इस टॉपिक की पहचान, जिसमें से एक है अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कुल्लू जाइज। एक और भी टी अकाउंट बनता है बैड डेट एक्सपेंस का, वो फिलहाल इतना जरूरी नहीं था, पहले हम उस पर बात करेंगे जो जरूरी है, राइट। कौन सा टी अकाउंट बनाऊंगा, अकाउंट रिसीवेबल। दूसरा टी अकाउंट किसका बनाऊंगा, अलाउंस फॉर बैड डेट भी कहते हैं, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है भाई, ऐसे बना सकते हो डी आप लोग। अच्छा भाई, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कुल्लू से। अब इधर आ जाए, ये 2 टी अकाउंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये बताओ, बोर्ड पे आप लोग इस वक्त कितनी डबल एंट्रीज देखेंगे, 6। ये तो मैंने भी नहीं बनाया, इसको तो मैंने होल्ड किया है, फिर का क्वेश्चन मार्क, ये किसी वजह से क्वेश्चन मार्क है। राइट नाउ 1 2 3 4 5 6, इन 6 की 6 जर्नल एंट्रीज में एक चीज कॉमन है, हर एंट्री में रिसीवेबल जरूर है। एक मर्तबा डेबिट हुआ, बाकी 5 मर्तबा रिसीवेबल। डेबिट उस वक्त होता है जब सेल करते हैं, सेल करते तो रिसीवेबल बढ़ता है, कैश मिल जाए रिसीवेबल कम हो जाता है, चेक मिल जाए रिसीवेबल, माल वापस आ जाए रिसीवेबल, डिस्काउंट दे दो रिसीवेबल, बैड डेट्स लिखने पड़ जाए रिसीवेबल। आज रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस मैन्युअली तो हमने कैलकुलेट कर ली है, मैन्युअली कितना आ रहा है, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि हम ऑन लेजर कैलकुलेट करें। हैप्पी न्यू ईयर Jan 1 2020, जब हैप्पी न्यू ईयर था, साल का पहला दिन Jan 1, सूरज शुरू हुआ, नया सूरज जब निकला, सूरज की किरणें जब माशरे पे पड़ी तो वो एक नए साल का आगाज हुआ, Jan 1 2020, ऐसा ही था। कितना रिसीवेबल पहले से हाजा मौजूद, किसी को एतराज है? ये मेरा खुद सवाल बना है, सवाल में खुद से रखा है, नॉर्मली सवाल अगर पेपर में आएगा तो दिया जाएगा। आपका रिसीवेबल का बैलेंस है 4 लाख, आपने सेल की, सेल करेंगे तो रिसीवेबल बढ़ता है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, एम आई राइट। 5 लाख से रिसीवेबल और डेबिट हुआ है, कलेक्शन की थी रिसीवेबल, कैश डेबिट रिसीवेबल बढ़ गया था या कम हो गया था, उसके बाद बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, कितने के चेक आए थे, फिर सेल रिटर्न डेबिट, एस आर लिख दूं, हाउ मच रिसीवेबल क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस, स्पेस कम है खाली बैड डेट लिख रहा हूं, कुल्लू सेम, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से 25 का मतलब 25,000, फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, एनीथिंग एल्स, नो। ओपनिंग बैलेंस और 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन। अब ये डेबिट साइड का टोटल है 9 लाख रुपए, एम आई राइट, ऐसा ही है ना। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 6 लाख, तो कितना डिफरेंस आ गया, व्हाट इज 300,000, हाजा कैरिड डाउन बैलेंस, कौन सी तारीख को, 20
20। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 3 लाख रुपए। साल के शुरू में था 4 लाख, इस साल क्रेडिट पे और सेल की 5 लाख, ये कुल बनते कितने, 9 लाख। उसमें से कुछ कैश मिल गया, कुछ चेक मिल गए, कुछ माल वापस आ गया, कुछ हमने डिस्काउंट दे दिया, एक आध को हमने राइट ऑफ भी किया है। तो नाउ 6 लाख रुपए एडजस्ट हो गए। स्टिल वी आर इंटाइटल्ड टू रिसीव 300,000। किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग। यानी कि आपका जो ये कैरिड डाउन आ रहा है, ये अगले साल क्या हो जाएगा, अगला साल शुरू होगा हैप्पी न्यू ईयर Jan 1, 2021। 9 लाख रुपए रिसीवेबल होगा, 3 लाख रुपए जो कैरिड डाउन होता है वही। अब जो असल कहानी आपको समझानी है ना, वो कहानी थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन। देखिए पहली बात तो ये कि मैंने आज शुरू में बता दिया है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आपका कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट चूंकि एसिड का बाय डिफॉल्ट बैलेंस होता है ऑन द, तो कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट का बाय डिफॉल्ट बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। और ऊपर मैंने बैलेंस लिखते हुए ये लिख भी दिया था, ये क्रेडिट बैलेंस है। Jan 1, 2020 अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बैलेंस मौजूद है, ये डेबिट पे होगा या क्रेडिट पे, हाजा ओपनिंग बैलेंस। याद रखना ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस की कोई डबल एंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी बोला है ना, ये बहुत अहम बात मैंने बोली है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई डबल एंट्री, वो तो डिफरेंस से आते हैं। अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, ये पूरे सवाल में 4 लाख रुपए की कोई डबल एंट्री नजर आ रही है, नहीं 4 लाख की कोई डबल एंट्री। एंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 3 लाख की एक डबल एंट्री जरूर है, लेकिन वो बैलेंस की नहीं है, वो किस चीज की है, कलेक्शन की है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। इसका कितना ओपनिंग बैलेंस है, क्या 20,000 की कोई प्रोविजन की एंट्री नजर आ रही है, क्या है ही नहीं। ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस की कोई डबल एंट्री नहीं होती। अच्छा अब जरा सुने, हमें मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, डाउटफुल डेट मेंटेन करना है। कितना परसेंट, 10%। कौन सी वैल्यू का, क्लोजिंग रिसीवेबल। अब इधर देखिएगा, क्या आपको पता है कि क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है, 3 लाख रुपए क्लोजिंग रिसीवेबल, कुल्लू मालूम, ओके 3 लाख रुपए क्लोजिंग रिसीवेबल है। अच्छा मैं असल में यहाँ लिख देता हूँ, हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा ये पोस्टिंग कर दूं कि लेजर किस तरीके से कंप्लीट होगा। यहाँ पे अभी कुछ वैल्यूएशन आनी है और बता देता हूँ वो क्या वैल्यूएशन है, कैसे आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो बातें करने जा रहा हूँ इंतहाई अहम गुफ्तगू है, बगौर समाज फरमाइएगा। इसमें देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का कौन सा बैलेंस, वेरी गुड। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का कौन सा बैलेंस, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का एंडिंग बैलेंस। ये बताएं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बिगनिंग बैलेंस 20,000 है, हाजा सवाल में मौजूद। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हाजा मौजूद, सेल, कलेक्शन, चेक का मिलना, रिटर्न आना, राइट ऑफ करना, डिस्काउंट देना, सब रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद उसने कहा आपको मेंटेन करना होगा, इस दफा डाउटफुल डेट तब्दीली आ गई है, कितने परसेंट पे, 10% पे। परसेंटेज सेम भी रह सकती है, परसेंटेज वेरी भी कर सकती है। हमने कहा ठीक है भाई हम मेंटेन कर लेते। उसने कहा कि भाई मेंटेन होगा रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे। तो हमने वैसे तो ऑरली कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन बेहतर था कि हमने एक अदद क्या बना दिया, खूबसूरत सा टी अकाउंट। उस टी अकाउंट से हमने रिसीवेबल का क्या निकाल लिया, कितना एंडिंग बैलेंस आया। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं किसका एंडिंग बैलेंस, जो कि कितने परसेंट
एंडिंग रिसीवेबल पे लगाऊंगा। एंडिंग रिसीवेबल है 3 लाख। आजा मालूम 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। अब एक बात सुने, बात यह है, अभी मैंने जुमला कहा था अकाउंटिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की हो ही नहीं सकती। आपने जितने भी लेजर बनाए ना, कोई नया बिजनेस भी शुरू करते, नए बिजनेस में शुरू में बैलेंस नहीं होते, लेकिन महीने के एंड में बैलेंस कैरी डाउन आते, वो कैरी डाउन की डबल एंट्री होती है, डिफरेंस से आते, और वही कैरी डाउन अगले साल, वेरी गुड, वही कैरी डाउन अगले साल ब्रॉट डाउन होते। यानी कि ओपनिंग एज वेल एज एंडिंग बैलेंस की अकाउंटिंग की शरीयत में कोई एंट्री किसी भी साल के क्लोजिंग अगले साल के, इवन ये 4 लाख रुपए अगर ओपनिंग था ना मेरे भाई, ये कहां से आया होगा? पिछले साल के। ये 20,000 रुपए ओपनिंग था ना, ये पिछले साल के। अब क्या मैंने ये 3 लाख क्लोजिंग की कोई डबल एंट्री बनाई है? नहीं। अब हमारे पास जो इस ईयर एंड पे प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपए, इसकी भी कोई एंट्री अब होगा क्या फिर इसका? अब जो गुफ्तगू अगेन करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं अक्सर रिपीट भी करता हूं। 2 टी अकाउंट बने हुए, एक का नाम है अकाउंट रिसीवेबल, दूसरे का नाम है अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है? एसेट। नेचर क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की नेचर कॉन्ट्रा एसेट। एक होता है बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस, एक होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस। अब मेरा सवाल है, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे है तो एंडिंग बैलेंस कंफर्म किस साइड पे होगा? तभी तो वो ओपनिंग दोबारा शिफ्ट होगा। यहाँ ये क्रेडिट में, तभी तो यहाँ ब्रॉट डाउन हुआ मेरे भाई। हाजा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर कौन सी डेट आएगी? तो भाई किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का, अगर ये ब्रॉट डाउन यहाँ है तो कैरेट डाउन किस तरफ था? यस, यहां से यहाँ आता है, ये यहां से आया। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई टाइटल बाय नेचर डेबिट बैलेंस होता है, मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होता है, तो एंडिंग किस तरफ होगा? तभी तो वो अगले साल दोबारा ओपनिंग कहां चला जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब जरा सीधे हाथ पे आ जाओ। सीधे हाथ पे कौन सा अकाउंट बना हुआ है? यस, हादा एसेट और कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि इसकी नेचर क्या है? क्योंकि ये एसेट को कम करता है, जितना डाउट होगा उतना रिसीवेबल, रिसीवेबल कम होता है तो क्रेडिट। तो कॉन्ट्रा एसेट की नेचर क्या होती है? तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे होता है? अब मेरा इंतहाई अहम सवाल, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे तो एंडिंग बैलेंस कहाँ हो? इसका मतलब है ये 30,000 रुपए मुझे यहाँ लिखने, और ये एंट्री नहीं बनेगी। बार बार कह रहा हूं, हाजा कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन होता है या ब्रॉट डाउन? ये बात तो पता है ना भाई, याद रखना, बी फॉर बिगिनिंग, बी फॉर ब्रॉट डाउन वो बिगिनिंग होता है, सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर कैरेट डाउन वो क्लोजिंग होता है। तो याद रखना क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैरेट डाउन होता है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा 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 क्या होता है? ब्रॉट डाउन। कुछ लोग बी एफ और सी एफ लिखते हैं, एक ही बात है। अच्छा अब इधर आए, ये कौन सी डेट का बैलेंस है? 20 एंडिंग बैलेंस। ओपनिंग और एंडिंग की कोई डबल एंट्री, रिसीवेबल का ओपनिंग मौजूद था, रिसीवेबल में ड्यूरिंग द ईयर जो भी उतार चढ़ा हुआ वो सारा मौजूद था, तो हमने वो डिफरेंस से उसका कौन सा बैलेंस निकाल लिया, जो कि कितना आया? वेरी गुड। ओपनिंग किस साइड पे था? रिसीवेबल का ओपनिंग किस साइड पे था, तो एंडिंग किस साइड पे आया? तो अगले साल के लिए दोबारा कहां चले गया? फिर एक और टी अकाउंट कौन सा? उस पे ऊपर साल के दौरान उतार चढ़ाव में पता, उसका एंडिंग बैलेंस हम डायरेक्ट डिफरेंस से निकाल। तो हमने सवाल की स्टेटमेंट पढ़ी, कितने परसेंट पे मेंटेन करना है, हमने कहा ठीक है क्लोजिंग रिसीवेबल ले आओ, लेकर आ गए, उस पर कितना लगा दिया? परसेंटेज लगा दिया, कितना आंसर आ गया? 30,000। 30,000 इज व्हाट? वेरी गुड। किसका क्लोजिंग बैलेंस? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की नेचर, इसका ओपनिंग बैलेंस ऑन द, ओपनिंग बैलेंस ऑन द
इसका मतलब है एंडिंग बैलेंस वुड बी ऑन द व्हेन वी अप्लाइड परसेंटेज ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल द आंसर वुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। जब भी हम रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो किसका क्लोजिंग बैलेंस होगा? चूंकि ये 3 लाख किसका क्लोजिंग है? अकाउंट रिसीवेबल का, तो ये परसेंटेज लगा के आंसर आया वो किसका क्लोजिंग होगा? बैड डेट्स का। ये बताओ ये 2 लाख 4 लाख किसका ओपनिंग था? 4 लाख अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग था। तो अकाउंट रिसीवेबल के ओपनिंग पे कितना परसेंटेज लगाया था हमने? तो 5%, 20,000 रुपए आता है। तो किसका ओपनिंग था? अलाउंस फॉर। अब ये बताएं ओपनिंग और एंडिंग की कोई डबल एंट्री, लेकिन मैंने कहा था यहाँ एक डबल एंट्री बनेगी, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अब ये डबल एंट्री पहली बात तो सुन ले, ना तो ओपनिंग से बनेगी ना तो, क्योंकि ओपनिंग और एंडिंग की कोई डबल एंट्री, और ओपनिंग चूंकि क्रेडिट साइड पे होता है तो एंडिंग कहाँ पे होगा? और यही तो एंडिंग अगले साल फिर क्या बन जाएगा? ओपनिंग कितना बन जाएगा? देखो ओपनिंग आ गया क्रेडिट साइड पे, ये कौन सा साल लग जाएगा? Jan 1, 2020। अब आप बोलेंगे सर ये वाला लेटर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसका जो डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस जो चीजें होती है वो जर्नल एंट्रीज में जाती है। ये देखो ओपनिंग की कोई डबल एंट्री नहीं थी, एंडिंग की कोई डबल एंट्री, बाकी इन सब की डबल एंट्रीज मौजूद है। ओपनिंग और एंडिंग की कोई एंट्री। अब मुझे बताओ मेरा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वैसे तो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। अभी क्या नजर आ रहा है पिछले साल के मुकाबले में इस साल? वेरी गुड, 10,000 से प्रीवियसली इट वाज 20,000, नाउ इट इज, ये बढ़ गया ने कम हो गया? कितने से बढ़ गया? अब सुने, हाजा एसेट और कॉन्ट्रा एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लेकिन कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो ये रिवर्स जाता है। एसेट बढ़ता है तो कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो। अब आप देखो क्रेडिट पे डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10,000 से ये वाला टी अकाउंट क्रेडिट होगा और कोई ना कोई टी अकाउंट डेबिट होगा। अब इसकी एंट्री बनती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। अब इधर देखिएगा, अब जो डबल एंट्री बनेगी वो यहां बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और बोलो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। ये वाली एंट्री बनाने जा रहा हूं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, लुक एट दिस, क्रेडिट क्या होगा? अच्छा, अब यहां पे आपके अलाउंस बढ़ गए, आपके डाउटफुल डेट बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। पहले कितना डाउटफुल था सिर्फ, अब टोटल कितना हो गया? कितने से बढ़ गया? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। मुझे ये बताओ यहाँ अब रीजन क्या लिखूंगा? ये अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, वेरी गुड। यहाँ रीजन क्या आएगी? क्या रीजन आएगी भाई? बैड डेट एक्सपेंस आएगी, लेकिन अभी स्पेस कम है तो मैंने सिंपल क्या लिख दिया? बैड डेट्स। तो बात ये है मेरे भाई कि हमारे पास ये जो अलाउंस है, पहली बात तो फिर से सुन ले, ये जो अलाउंस आपका टी अकाउंट है 30,000 से कितना हुआ? 30,000। कितने से बढ़ गया? 10,000 बढ़ेगा। इसकी नेचर क्रेडिट है, हाजा नॉट एसेट, हाजा कॉन्ट्रा एसेट। बढ़ता है तो 20 से 30 हुआ, कितने से बढ़ गया? डिफरेंस कौन सी साइड पे आया? हमने इस अकाउंट को क्रेडिट करना था। इसकी अकाउंट का नाम क्या था? देखो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। कितने से क्रेडिट? ये क्रेडिट हो रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? बैड डेट एक्सपेंस। 10,000 रुपए रीजन आ गई। यहाँ पे कुछ बच्चे समझते सर ये देखिए, या तो आपने देखा है टू मेंटेन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना परसेंट, और सर 10% तो 10,000 नहीं है, 10% तो कितना है? तो सर आपने एंट्री 30,000 से क्यों नहीं बनाई? तो 30,000 तो कौन सा बैलेंस है? और क्लोजिंग बैलेंस पे ओपनिंग का इंपैक्ट भी शामिल, और ओपनिंग पहले से रिकॉर्ड हो चुका है।
ओपनिंग पहले से रिकॉर्ड। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, इसमें इतना पानी भरा हुआ नजर आ रहा है सबको, आ रहा है नजर। अब मैं शाहनवाज को उसमें पानी भर के ले आओ, शाहनवाज भाई यहाँ तक भर के ले आते, तो इसका मतलब है पानी यहाँ तक बढ़ गया ना, तो क्या यहाँ तक के पानी में ये वाला पानी भी शामिल है या नहीं है? हाजा दिस पानी में दिस पानी भी मौजूद, तो इसका मतलब ये हुआ ये 30,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है इस पे ऑलरेडी पुराना 20,000 भी, तभी तो ये अगले साल ओपनिंग में रहे। तो इसके अंदर नया कितना आया है? इतना जो नया आया मेरे भाई वो हमने रिकॉर्ड करना है, बाकी पहले से रिकॉर्डेड है। 10,000 से एंट्री बनेगी। आई बात समझ में? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अब एक बात सुने, मैं अक्सर कहता हूँ, बड़ी मैं वहां तफरी भी करता हूँ, जब खास तौर पे मैं आईकेप में ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका नाम जो बुक में है ना उनके चैप्टर का, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बुरे और मशकूक कर्जे। मैं अक्सर वो उर्दू में भी लिखता हूँ, बुरे और मशकूक कर्जे। बैड का मतलब बुरा, डाउटफुल का मतलब मशकूक। एक है बैड डेट्स और एक है डाउटफुल डेट, ये दो अल्फाज का मजमुआ है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फिर मैं बच्चों को मैं बताता हूँ, ये जो डेट्स है ना आखिरी में, ये डेट का ताल्लुक बैड से भी है और ये डेट का ताल्लुक हाजा बैड डेट्स, हाजा दो अलग अलग है। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये वाली एंट्री जो थी ना दिस वन, ये वाली एंट्री थी बैड डेट्स की, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। ये वाली जो एंट्री बनाई है ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, ये डाउटफुल की एंट्री। अच्छा बच्चा समझता है सर वो ऊपर तो बैड डेट्स लिखा है, यहाँ पे डाउटफुल डेट क्यों नहीं लिखा? उसका मसला नहीं है। बैड डेट्स का मतलब कस्टमर, मतलब आईकेप ने तो बाकायदा ये बात भी